हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटविट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यू में, विच इज यूपीपीजीटी। ओके, नाउ क्वेश्चंस हर जगह आपको सेम ही मिलते हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट और सम टीचिंग एग्जाम्स फ्रॉम बीपीएससी और यूपी और हरियाणा। ओके, थोड़े से चीजें चेंज होती रहती हैं, मीन्स उसके लेवल्स चेंज होते रहते हैं, बट ये क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो इन क्वेश्चन से आपको एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, या क्रोनोलॉजिकल चीज़ों जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करना। तो ऐसा नहीं है कि यूपीपीजीटी है तो हमारे तो काम का ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ओके, वो कहीं न कहीं आपको लिटरेचर से ही जोड़ के रखता है। तो अ, किसी का भी हो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन्स यूलिसेस। ओके, तो यूलिसेस एक अपने आप में ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग को हमने अपने फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में किया हुआ है कि वहाँ पे एक ही स्पीकर बोल रहा होता है। तो ये यूलिसेस जो है 1842 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, नाउ हाइडस, डीम सी, हैप्पी आइजल्स, ठीक है, ये तीनों ही उनकी उस पोएट्री में मेंशन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओल्ड यू ये नहीं मेंशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द पिटी, डिल्यूजन एंड एम्बिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कोरिक फोर्सेस। ओके, कोरिक फोर्सेस लाइक पीटी हो जाता है, पीटीज या कह लो आयरनीज, ये सब कोरिक फोर्सेस में आते हैं। ओके, कि ये सब चीजें आपकी काइंडनेस, ठीक है, आपकी एम्बिशन को कभी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि यार यार मैंने इतना मेहनत की और चीजें खराब हो गई, तो एक उन्हीं को वो जो कोरिक फोर्सेस हैं, कह लो भगवान नहीं या किस्मत की बात जो होती है वो सब चीजें। ओके, सो ये जो है आपका द डायनेस्ट करके ये वर्क है, बेस्ड ऑन नेपोलियन वॉर जो है, नेपोलियन का वॉर जो हुआ था, जो नेपोलियन वॉर, बेसिकली ये हुआ है 1805 से 1815 के बीच में। ओके, ये द डायनेस्ट जो है टॉमस हार्डी, हाँ, इनका वर्क है। ओके, टॉमस हार्डी अपने आप में एक बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट माने जाते हैं। टेम्पेस्ट आप जान रहे हो, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, जो कि लास्ट वर्क है शेक्सपियर का। 1611 में पब्लिश हुआ है। नाउ अ डॉल्स हाउस, ये वर्क जो है हेनरिक एस्बिन का है। हेनरिक एस्बिन, जो कि एक कह लो प्रॉब्लम प्ले लिखते हैं, 1879 में ये वर्क पब्लिश हुआ है। ओके, तो ये जो कोरिक फोर्सेस इनकी बात होती है वो अक्सर हार्डी ही करते हैं। इनके वर्क्स में क्या होता है, इनके कोई भी नॉवेल आप टेस्ट ऑफ डी अरोविल्स देख लो, या मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज देख लो, या रिटर्न ऑफ द नेटिव देख लो, उन सभी नॉवेल्स में आप देखते हो कि कहीं न कहीं जो कोरिक फोर्सेस होते हैं, मतलब आउटर फोर्सेस कह लो, एक तरीके से होते हैं, जैसे तुम्हारा कह लो फेट हो गया, हाँ, ये वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं ह्यूमन के या जो कैरेक्टर उनकी ट्रेजेडी का कारण बनता है, तो उन्हीं को कोरिक फोर्सेस है। तो वो चीज़ आपको उनके लगभग सभी नॉवेल्स में देखने को मिलते हैं। Now, the next है the expression I do not love, I cannot love, it is not in my nature of love appears in। ओके, तो ये एक फेमस लाइन है काफी। ये किस वर्क का है? तो बेसिकली ये ऐसा लव वगैरह की बात करती हैं कमला दास। ओके, तो ये वर्क द सनशाइन कैट जो है वो कमला दास का लिखा हुआ है, कमला दास। ओके, और ये कब लिखा है? ये इनका एक पोएटिक कलेक्शन है, समर इन कलकत्ता। ओके, समर्स इन कलकत्ता या समर इन कलकत्ता करके है उसको। ओके, वहाँ ये 1965 में पब्लिश हुआ है। उसमें उन्होंने ये जो फ्रेज़ कह लो या ये जो लाइन है, ये अपीयर हुई है, समर द सनशाइन कैट करके उनका वर्क है। ये अ हॉट नून इन मालाबार, ये भी सेम उसी वर्क में पब्लिश हुआ है, समर्स इन कलकत्ता 1965, और ये भी कमला दास ने लिखा है। और ये फिलॉसफी और एंटरप्राइज़, ये दोनों वर्क जो है, ये नज़ीम एज़िकिल का है। नज़ीम एज़िकिल भी एक इंडियन पोएट रहे हैं, कह लो कि स्टार्टिंग में जितने भी पोएट रहे हैं, और जैसे जयंत महापात्रा, नज़ीम एज़िकिल और ये कमला दास, इन लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, द नरेटर्स फादर इज मेंशन्ड नॉट एज समवन। ओके, नाउ ये जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है, इसमें क्या होता है कि नरेटर की मदर को एक स्कॉर्पियन जो है वो काट लेता है, बाइट कर लेता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, कह लो कि डेथ बेड पे चली जाती हैं। तो उसके बाद उसके जो फादर होते हैं, वो काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। हाँ, वो मतलब झाड़-फूँक वाला भी काम कर रहे हैं, मेडिसिन्स भी ला रहे हैं, ठीक है? तो वो सभी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी स्केप्टिक भी हैं, रैशनलिस्ट भी हैं, इवन वो ब्लेसिंग्स और कर्स की भी बात करें, लेकिन कर्म की बात कहीं नहीं है उसमें। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती हैं, और ये उसमें नहीं है। तो ये पोएट्री जो है, ये पोएट्री नज़ीम एज़िकिल का ही है। अभी हमने बात किया था प्रीवियस उसमें। नज़ीम एज़िकिल का ये वर्क है, जो कि पब्लिश हुआ है 1965 में ही। ओके, तो ये है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेमिंग्वेज शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पैको इज अ डिमिनिटिव ऑफ। ओके, तो पैको वर्ड है, वो जैसे कहते हैं ना कि कोई चलो किसी का नाम हम जब शॉर्ट करके लिखते हैं, ओके, शॉर्ट में बोलते हैं, निकनेम कह लो एक तरीके से, वो उसमें किसका है?
तो फ्रांसिस्को का नाम है, जिसको हम लोग पैक नाम से भी बुलाते हैं उसमें। 1936 में ये वर्क पब्लिश हुआ है। ओके, शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर। ओके, तो टू मीन्स मैटर मतलब होता है टू स्पीक डायरेक्टली, ठीक है, जब हम चीजों को डायरेक्टली बोलते हैं। सो ये एक तरीके से फ्रेज ना, इडियम फ्रेजेस वाला है, वो है। नेक्स्ट सेम वैसा ही है कि फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। ओके, फिगर ऑफ स्पीच में हमने इसकी बात की हुई है कि देखो अब मॉर्टल, मॉर्टल वुंड। ओके, तो ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। ओके, नाउ मॉर्टल जो है वो एक एडजेक्टिव है, वो एक वुंड, चोट के साथ उसको लगाया गया है। बट ये जो वुंड है, वो होना चाहिए ही रिसीव्ड अ वुंड। ही ही इज अ मॉर्टल पर्सन। मॉर्टल मतलब क्या होता है, जो कभी मर जाता है, वो मर सकता है। इमॉर्टल मतलब जो कभी नहीं मरता है। ओके, तो यहाँ पे वो क्या है कि हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, वो ये एडजेक्टिव जो है इसके लिए है, मॉर्टल। ओके, वो ये पर्सन मॉर्टल है, कोई भी पर्सन होगा वो मर सकता है। ओके, उसको हमने यहाँ पे एडजेक्टिव वुंड के साथ लगा दिया है। तो मॉर्टल वुंड कहीं न कहीं अ एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि हम सिंपली जो एडजेक्टिव या जो लगना चाहिए जिसके लिए, उसके लिए न लगा के हम किसी और नाउन के लिए वो एडजेक्टिव का यूज़ कर देते हैं। लाइक ही पर्सन जो है वो अपने आप में एक मॉर्टल पर्सन है, बट वुंड मॉर्टल कैसे हो सकता है? चोट जो है वो कैसे मॉर्टल हो सकता है या इमॉर्टल कैसे हो सकता है? तो ये इसके साथ एडजेक्टिव फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है? फिट नहीं हो रहा है, तो फिर भी हम इसके साथ इसको लगा रहे हैं, तो ये इसी को हम लोग ट्रांसपोर्ट एपिथेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल इज इनकरेक्ट। ओके, तो देखो सिंपली क्या होता है कि जब हम एक कॉन्सोनेंट लास्ट में आता है, लास्ट सिलेबल में, या लास्ट में सिंपली ये मान के चलो लास्ट में आता है, जैसे लाइक स्टॉप, वॉवल के बाद आया स्टॉप आ गया, या बिगिन आ गया, या होप आ गया। ओके, ठीक है, होप मतलब जंप करना वाला होप है, HOPE वाला होप नहीं। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आया है। तो इसका जब हम इसको चेंज करते हैं, तो ये डबल हो जाता है ना, स्टॉप का स्टॉपिंग हो जाएगा, या स्टॉप्ड हो जाता है। हुँ, और या बिगिन का क्या हो जाता है? हाँ, हाँ, या होप का हो जाता है, होपिंग। ओके, तो ये हॉप या बिगिन या ये जो है, ये बेसिकली वही है कि लास्ट सिलेबल में जब कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, या फाइनल आई में भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये कह रहा है कि शॉर्ट मोनोसिलेबल्स में, देखो होप एक मोनोसिलेबल वर्ड है, हाँ, जिसमें एक ही बार में हम बोल देते हैं, सिलेबल मीटर में हमने पढ़ा हुआ है इसको। ये कह रहा है कि ये नेवर डबल, ठीक है, कभी डबल नहीं हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है, ये तो हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, हाँ, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। हाँ, कहने का मतलब है कि टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, हाँ, जो बैल है उसको सींग से पकड़ना। तो बेसिकली ये लिटरल मीनिंग की बात नहीं हो रही है, ये मुहावरे और कहावतें जो होती हैं हिंदी में, या इडियम और फ्रेजेस हैं, उनकी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, तो क्या होता है कि किसी भी डिफिकल्टी को बोल्डली फेस करना, मतलब होता है ना कि बुल को हमने सामने से, बैल को हमने सामने से स्विंग से उसको पकड़ के रखा है, दैट मीन्स कि हम सामने से, फ्रंट से फाइट कर रहे हैं उसको। ओके, तो फेस डिफिकल्टी बाय बोल्डली। ओके, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि द वेस्टलैंड इज पब्लिश इन द ईयर। ओके, तो द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ है, और इसको किसने किसने लिखा है, तो भाई T.S. इलियट। ये एक मॉडर्न प्ले राइटर है, मॉडर्न प्ले राइटर है, पोएट हैं, ओके, एसेइस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट भी हैं। तो इलियट काफी कुछ चीजें लिखते हैं। और ये सबसे पहले द क्राइटेरियन करके एक मैगजीन है, उसमें ये पब्लिश होता है। क्राइटेरियन करके 1922 में ही। ओके, वहां पे ये पब्लिश होता है। इसकी पहली लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ करके है। ये भी जानते रहोगे, ये भी आ सकता है कि ये लाइंस कहाँ से लिखी गई हैं, ली गई हैं। ओके, तो फेमस लाइंस वगैरह को भी आप जानते रहोगे, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ करके है। ओके, नेक्स्ट है कि विच अमेरिकन पोएट और पोएटेस वन द नोबेल, सॉरी, पॉलिटिकल प्राइज, नॉट पॉलिटिकल प्राइज, इट्स मस्ट बी पुलिट्जर प्राइज। ठीक है, ये पुलिट्जर प्राइज होगा, पॉलिटिकल प्राइज लिखा हुआ है। ओके, पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज किस पोएट या पोएटेस ने, अमेरिका में अमेरिकन पोएट या पोएटेस ने जीता हुआ है, तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बारी जो है कि पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है, नॉट पॉलिटिकल प्राइज। ओके, सो इन 1924 न्यू हेमिस्फीयर के लिए इनको मिला हुआ है। ये एक कह लो कि पोएट्री का ही कलेक्शन रहेगा, बेसिकली पोएट हैं, तो न्यू हेमिस्फीयर करके है, उनके लिए मिला है 1924 में। फिर 1931 में इनको मिला, ओके, कलेक्टेड पोएम्स के लिए, इनके कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको दिया गया, कलेक्टेड पोएम्स। ओके, देन इन 1937, ओके, 1937 में अ फर्दर रेंज करके है, हाँ, अ फर्दर रेंज करके है, उसके लिए मिला। देन इन 1943, ओके, अ विटनेस ट्री, ओके, उसके लिए भी इनको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये 4 इनके वर्क्स के कलेक्शन है, जिसके लिए इनको
पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। इसके साथ इनके कुछ पोएट्रीज़ आप पढ़ पाओ तो पढ़ लेना या याद रखना इसको, लाइक अ रोड नॉट टेकन। पढ़ा भी होगा। रोड नॉट टेकन करके है एक इनका। देन स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग हुँ, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन ऑन अ स्नोई इवनिंग। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप उसका काफ़ी कह लो कि फेमस लाइन है, जो कि नेहरू के डेथ बेड पे उनके साथ वो मिलता है। उनको ये पोएट्री बहुत पसंद थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई नाइट इवनिंग। फिर इनका एक और वर्क है मेंडिंग वॉल। ये तीनों काफ़ी फेमस पोएट्रीज़ हैं और काफ़ी जगह सुनने को मिल जाती हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में है। नाउ इसमें से कौन-सी स्पेलिंग सही है? तो पहली ही स्पेलिंग सही है। नाउ हेज़ोग्राफी आर रिटन ऑन, ठीक है? हेज़ोग्राफी क्या होता है? तो ये बेसिकली हम जब किसी क्रिश्चियन सेंट की लाइफ़ के बारे में लिखते हैं, तो उसी को हम लोग हेज़ोग्राफी कहते हैं। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स सो दैट टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। ओके? ग्रामर का सेंटेंस है कि द मैन डिनाइड इन द हाउस, हैविंग बीन, हैव बीन, टू बी और बिगिन। ठीक है? तो इसको स्टॉप करके पहले अपने से लगाओ, फिर देखो क्या आंसर सही आ रहा है। हैविंग बीन स्टॉप इन द हाउस। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल टेक, इट डज़न्ट मैटर व्हिच। ओके, तो आई विल टेक के साथ क्या लग सकता है? आई विल टेक ईदर। ओके, ईदर लगेगा, नीदर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट के साथ फिर एक नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ओके, ही गॉट होम लेट। ओके, ही गॉट टू होम, ही गॉट द होम, ही गॉट टू द होम। ओके, तो बेसिकली नन ऑफ द अबव रहेगा, क्योंकि ये ही गॉट होम अपने आप में कंप्लीट है। ही गॉट होम लेट। ओके, ये अपने आप में ही ठीक है। ओके, राइट करेक्ट है आंसर वो। दिस वन इज ऑफ द टू। हाँ, तो इसमें क्या लगेगा? कौन-सा है गुड? दिस वन इज़ गुड ऑफ द 2, दिस वन बेटर, बेस्ट या द बेटर। ओके, तो द के साथ ही लगेगा, तो द बेटर इज़ द राइट आंसर। ओके, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इफ यू ट्राइड अगेन यू डैश सक्सीड। तो यू विल सक्सीड, यू शैल सक्सीड या यू वुड और यू कैन। ओके, तो यहाँ पे देखो पास्ट में है, तो पास्ट का पास्ट में ही होगा, यू वुड। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आई लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, सीइंग यू, हैविंग सीन या नन ऑफ अबव। नाउ बेसिकली होता क्या है कि हम डे टू डे लाइफ में हम सी वर्ड यूज कर लेते हैं, बट होता है सीइंग यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमेशा जीरन आईएनजी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अंडरस्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आप फिगर ऑफ स्पीच वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हो, उसमें ये इसके बारे में बात हुई है। तो अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? फॉर अंडरस्टेटमेंट द ग्रीक टर्म मियोसिस। क्या ऐसा है? नहीं, अंडरस्टेटमेंट के लिए टर्म नहीं है। हाँ, इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस एज मैग्नीट्यूड देन इट इज रियली। नहीं, यही तो करता है वो। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? किसी बड़ी चीज को बहुत नीचे करके दिखाता है। हाँ, वर्ड्सवर्थ लाइन एंड नेवर लिफ्ट अ सिंगल स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ इट। हाँ, कि मैंने कभी एक छोटा-सा पत्थर भी नहीं उठाया है, तो ये अपने आप में एक अंडरस्टेटमेंट है। इट आल्सो यूज्ड टू असर्ट एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिव इन कॉन्ट्रेरी। ठीक है? कि किसी पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव चीज़ में, नहीं हम नहीं किए हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना, दैट इज़ व्हाट हम उस तरीके से अंडरस्टेटमेंट करके, तो सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। हाँ, हू डिस्क्राइब पोएट्स पोएट इन 19th सेंचुरी। ठीक है? हू वाज़ डिस्क्राइब्ड एज़ पोएट्स पोएट। ओके, पोएट्स पोएट किसको हम कहते हैं कि मतलब कवियों का कवि। ओके, तो यहाँ पे 2 पर्सन का आप नाम याद रखोगे। एक जो कि पहले पोएट्स पोएट थे, जिनको हम एडमंड स्पेंसर के नाम से जानते हैं, एडमंड स्पेंसर, जो कि आपके रियल पर्सन कह लो कि इनको सबसे पहले हम लोग पोएट्स पोएट कहते हैं। ये 16th सेंचुरी में थे। ओके? एडमंड स्पेंसर, ठीक है? इनको चार्ल्स लैम्ब ने ये बात बोली थी कि आप क्या है, पोएट्स पोएट हैं। ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? बट यहाँ पे क्या है, 19th सेंचुरी में पूछ रहा है कि 19th सेंचुरी में पोएट्स पोएट कौन था भई? ओके, तो ये कोई और नहीं, जॉन कीट्स हैं और टेनिसन ने इनके लिए ये बात कही थी। ओके, तो देयर आर 2 पोएट्स पोएट, एडमंड स्पेंसर एंड जॉन कीट्स। ओके, तो कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना कि जॉन कीट्स भी थे, कि स्पेंसर भी थे, तो दोनों ही थे, लेकिन अपने-अपने ऐज में थे। ओके, एक 16th सेंचुरी में थे और एक 19th सेंचुरी में थे। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड whom did Arnold write in his poem मेमोरियल वर्सेस में वो किसके लिए ये बात लिखते हैं कि he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। कि उन्होंने हमें ऐसे रखा जैसे कि एक छोटे बच्चे को हम रखते हैं। ओके, ऑन अ कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ। ओके, तो ये किसके लिए उन्होंने बोला है? तो ये बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। और ये जो पोएट्री आई थी, ये मेमोरियल वर्सेस 1850 में आई थी। ये एक एलिजी है। एलिजी वाली पे वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हो एलिजी क्या होता है।
और ये वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने ये लिखा हुआ है। बेसिकली हम किसी के डेथ पे एलेजी लिखते हैं ना। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इलियट्स क्रिटिकल नोशन डिसोसिएटिव ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आर डिराइव्ड फ्रॉम। ओके, तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है? लाइक डिसोसिएटिव ऑफ सेंसिबिलिटी या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। ओके, ये इनके द मेटाफिजिकल पोएट करके इनका एक ऐसे है, उसमें इन्होंने ये बात कही कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होता है। कि अपने आप को निगेट करके पोएट को लिखना होता है। उसमें पोएट के अपने पर्सनल फीलिंग नहीं दिखने चाहिए। ओके, देन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये आपको हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में अ, ये ऐसे है उनका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ओके, उसमें ये आपको देखने को मिलता है। जो कि 1919 में आया था। नाउ अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहीं से उन्होंने लिया है या अपने से बनाया है? तो बेसिकली वो ये उनका खुद का कॉन्सेप्ट है ना। ये इन तीनों में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कि किसी जर्मन क्रिटिक या इटालियन पोएट्स या फ्रेंच राइटर से कहीं से लिया हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड अ फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी योनोका पटावा काउंटी इन हिज नॉवेल। ओके, तो काफी अटपटा सा नाम है, प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करना। ओके, नाउ एक रीजनल नॉवलिस्ट होते हैं। रीजनल नॉवलिस्ट किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, उनके हर एक नॉवेल में वो एक प्लेस का जिक्र होगा, उसमें कोई जो जगहें हैं वो बार बार वो आती हैं। ओके, तो ऐसे किसी राइटर जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, किसी उनके नॉवेल्स के हर एक नॉवेल में आपको वो पर्टिकुलर प्लेस मिल जाता है, ऐसे नॉवलिस्ट को हम लोग बोलते हैं रीजनल नॉवलिस्ट। ओके, रीजनल रीजनल नॉवलिस्ट या रीजनल नॉवेल, जो भी वो है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि एक पर्सन है विलियम फॉकनर, उन्होंने एक ये जो नाम है योनो का पटावा। ओके, तो वो उन्होंने उस काउंटी में उन्होंने ये चीज मतलब उनके नॉवेल्स में ये काउंटी आपको या ये प्लेस का नाम जिक्र मिल जाता है। ओके, फॉकनर का 97 से लेके 1962 तक रहे ये। इनका एक वर्क है द साउंड एंड द फरी। तो द साउंड एंड द फरी बाई दिस पर्सन इज क्वाइट फेमस वर्क। ओके, ये जानते रहोगे आप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट constitute three unities a popular component of drama। okay, थ्री यूनिटीज बेसिकली ये एरिस्टोटल की पोइट्री पोइटिक्स जो वर्क है उनका। उसमें ये आपको समझने या सुनने को मिलता है कि एक ड्रामा जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए उसमें। एक पर्टिकुलर टाइम मतलब 24 आवर्स में वो प्ले कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें जो कहानी होनी चाहिए वो 24 घंटे की होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन भी होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक्शन पे ही पूरा बेस्ड रहेगा वो प्ले। ओके, तो ये तीनों चीजें आपको मिल जाती है, लेकिन यूनिटी ऑफ इवेंट करके कोई ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, जो कि यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। ओके, इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है? वर्ड्सवर्थ का है द ग्रीन लिनेट। ओके, ये 1806 में इनका ही वर्क है। टू द कुकू, ये भी इनका वर्क है। हाँ, टू द स्काईलार्क, ये भी इनका वर्क है। हाँ, नाउ टू अ स्काईलार्क ये वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ये किसका है? ये है पीबी शैली का। पीबी, ओके, पीबी शैली का वर्क है ये, और ये 1820 में इन्होंने लिखा था। ओके, सो ये मिस्ड मैच कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस्ड मैच। फिर से एक आ गया वैसा ही क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मिस्ड मैच है? ये सही है, 1820 में ही आया था प्रोमेथियस अनबाउंड भी। हेलास 1822 में आया था। अलास्टर 1816 में आया था। नाउ द थर्ड ऑप्शन एडोनिस, ये 1823 में नहीं पब्लिश हुआ है बेटा, ये 1821 में पब्लिश हुआ है। और ये जाहिर सी बात है, ये चारों ही वर्क किसने लिखे हैं? पीबी शैली के लिखे हैं। ओके, ये चारों ही वर्क पीबी शैली के लिखे हैं। और ये जो पर्टिकुलर वर्क एडोनिस है, ये फॉर जॉन किट्स। ओके, जॉन किट्स के लिए लिखा हुआ है, और उनके डेथ पे लिखा था। उनकी डेथ भी 1821 में ही हुई, और उस पे इन्होंने ये एलिजी लिखा हुआ है। एडोनिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। ओके, ड्रीम चिल्ड्रन में इनमें से कौन सा रेफरेंस अपीयर नहीं हुआ है? नाउ ड्रीम चिल्ड्रन का पूरा नाम जो है कि ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, जिसको कहते हैं डे ड्रीम। रेवरी मतलब होता है डे ड्रीम। ओके, ये जानते रहोगे आप। ओके, ये आपने अपने ग्रेजुएशन के उसमें भी पढ़ा होगा, सिलेबस में भी बेसिकली सब जगह है ये। और ये 1822 में पब्लिश हुआ है। हाँ, इन एसेज ऑफ इलाया। एसेज ऑफ इलाया भी पढ़ते हैं, इलिया भी पढ़ते हैं, वॉट एवर यू कनेक्टेड फील कनेक्टेड विद। ओके, बाई चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम, ही इज ऑल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। ओके, नाउ इसमें से कौन सा, जब ये ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे में कुछ बातों का जिक्र है, कुछ रेफरेंसेस लिए गए हैं, बट इसमें से किसका रेफरेंस नहीं लिया गया है? बेसिकली ये है क्वेश्चन। तो इसमें कोई भी का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है आपको। ओके, बाकी और सभी का आपको जिक्र मिल जाएगा। नाउ कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। एक्यूमुलेट, सही ये है, फर्स्ट है। हाँ, नेक्स्ट है टू बकल डाउन। ओके, ये भी वही है, फ्रेजेस है कि टू बकल डाउन मतलब क्या होता है? वर्क सीरियसली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुल्क राज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ, ओके, नाउ इनको क्या मिला हुआ है, मतलब कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है, यश भारती मिला है या पद्म विभूषण मिला है। ओके, तो यश भारती बेसिकली जान लो कि ये यूपी गवर्नमेंट देती है। यूपी गवर्नमेंट लिटरेचर के लिए देती है। ओके, इसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। नाउ इनको जो मिला है वो है पद्म भूषण। ओके, वो भी कब मिला है, 1967 में। ओके, मुल्क राज आनंद के काफी अच्छे अच्छे वर्क्स है। अनटचेबल इनका 1935 में पब्लिश हुआ है, वो याद रखना, अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। ओके, तो नोबेल प्राइज साइटेशन के लिए, मतलब जब इनको नोबेल प्राइज मिला 1949 में, तो उनको किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला? क्या एन ऑथेंटिक कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट वॉर नॉवेल, पोस्ट वॉर नॉवेल लिखने के लिए उनको मिला, वो तो नॉवेल जो है कि उसी समय लिखते थे। पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल्स, या ग्लोबलाइजिंग अमेरिकन नॉवेल, या पावरफुल एंड ऑथेंटिक आउटपुट ऑफ अमेरिकन शॉर्ट फिक्शन। ठीक है, तो इनको मिलता है ये पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल्स लिखने के लिए, उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उनको ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्पोर मीन्स, टॉर्पोर का मतलब क्या होता है? तो टॉर्पोर मतलब होता है एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, या लेथार्जी कह लो, या इनएक्टिविटी कह लो, मतलब बहुत ज्यादा तुम कह लो एक तरीके से थके हुए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हो, तो उस पे हम लोग ये वर्ड टॉर्पोर वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लेंड मी हिज बुक। ओके, नाउ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में करना है इसको, क्योंकि बेसिकली डायरेक्ट दिया रहता है, आपको इनडायरेक्ट में करना होता है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट आपको बनाना है बेसिकली। तो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन है, वुड है तो विल रहा होगा तभी वुड हुआ होगा। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर। हम ग्रामर के टीचर से कांटेक्ट में हैं, जितना जल्दी हो सके हम ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे लिटरेट पे। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। ओके, यहाँ पे इनडायरेक्ट में करना है। ओके, तो ही बेडेड, जब हम किसी को कुछ गुड बाय विश वगैरह करते हैं तो ये हम बोलते हैं। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।